साइनस के बारे में सबसे बड़ी मिथ तो यही है हम्म। कि दही खाने से साइनस हो जाएगा, केला खाने से साइनस हो जाएगा, चावल खाने से साइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ना मरीज की केवल ना लिस्ट बढ़ती जाती है। जब भी वो आते हैं बताते हैं कि अब तो इसको खाने से भी हो गया, अब तो इसको खाने से भी हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर खाने से किसी चीज़ से एलर्जी है तो 1 या 2 चीज़ से होगी। आपके पास ऐसी 10, 15, 20 चीज़ों की लिस्ट नहीं होगी। कॉमन कोल्ड की बात करें और साइनसाइटिस की बात करें तो कहीं कुछ ऐसे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है कि अगर आपको पर्टिकुलरली ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो साइनसाइटिस है। कॉमन कोल्ड जनरली 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वही मैंने बोला कि पहले भी कि अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है अगर वो फ्लाई करते हैं या फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उनको कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है। साइनस के इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम होती है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रीट कराते हैं। कई बार इसी तरीके से मालूम चलती है। लेकिन जब कॉमन कोल्ड हो तो उस समय एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कान तक जाएगा तो कान के अंदर पस बनेगी। बहरापन भी हो सकता है उसकी वजह सुनाई से। देना भी कम होता है। परमानेंट बहरापन बहुत आगे जाके सिक्वली होंगे जब उसके तब होगा। साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको एसी के अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनको कुछ रिस्क फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं आगे जाकर। आप एसी में फिर बाहर निकल गए गर्मी में, फिर आपको आना पड़ा, ये आपकी मजबूरी है, आपके काम की वजह से। तो ऐसे में वेसोमोटर राइनाइटिस होती है कई बार कि सर्दी गर्मी की वजह से आपकी बार बार नाक में सिक्रीशंस और प्रॉब्लम होती हैं। ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स होते हैं क्या उनको स्टीम वगैरह अगर वो लेते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होता है? कॉमन कोल्ड में स्टीम हेल्पफुल है 3 से 4 दिन शुरू में। साइनोसाइटिस के पेशेंट को हम जनरली मना करते हैं कि स्टीम ना लें। और पेंट की स्मेल और ये सारी चीज़ों से भी ट्रिगर होता है उनको? सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग है। Okay. अगर ट्रिगर कर रहा है तो फिर हमें दूर रहना चाहिए। प्राणायाम हो गया और बाकी जो एक्सरसाइजेज है क्या साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती हैं ये? अगर आपको कॉमन कोल्ड है और उस समय आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो सिंपली आप एयर प्रेशर को, इन्फेक्शन को एयर प्रेशर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। कई लोग ये करते हैं कि जोर से नाक साफ करते हैं, नाक में इन्फेक्शन है या अनुलोम विलोम कर लिया, फिर अगले दिन आते हैं कि जी कान में दर्द हो रहा, वो कान तक चला गया। आपने बताया था हेड पर भी पेन होता है, हेडेक भी होता है और माइग्रेन की वजह से भी हेडेक होता है। तो क्या इनके हेडेक्स अलग अलग होते हैं? क्या डिफरेंस है इनमें? एपिसोडिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। माइग्रेन में कई बार हमें पहले मालूम चल जाता है कि आंखों के सामने कुछ चमकता हुआ आ रहा है या कानों में कुछ आवाज़ सी आ रही है। माइग्रेन का एक ऑरा होता है। ऑरा से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा हेडेक स्टार्ट होने वाला है। वो 2-3-4 घंटे रहेगा, बहुत सीवियर रहेगा कि आपको अपना सिर पकड़ के रहना पड़ेगा। साइनस का थोड़ा सा दर्द कम होता है। साइनस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। साइनस के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो बाद में जाके परेशान होते हैं और उनकी सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ती है। हर दूसरे दिन नाक बंद हो जाना, छींकें आना, सर में दर्द रहना, ये कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम के सिम्टम्स नहीं हैं, बल्कि ये दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको हम साइनसाइटिस यानी कि आप उसको साइनस के नाम से भी जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, और कई बार ऐसा भी होता है वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और ये आगे जाकर सीरियस प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम साइनस को डिस्कस करेंगे कि आखिर में साइनस होता क्या है, इसके कॉमन क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं और कैसे साइनस को ट्रीट किया जा सकता है। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ साइनस पर डिस्कस करने के लिए मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। एक हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी में। ऑल्सो सर, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम साइनस पर बात करेंगे कि एक्चुअल में साइनस क्या है, क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस जो लोगों को लेने की ज़रूरत है। साइनस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जो कॉमन मिथ्स हैं साइनस के अराउंड उन पर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इसके अराउंड मिथ्स बहुत हैं सोसाइटी में। तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि साइनस है वो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। साइनस की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ये तो कॉमन कोल्ड होता है, इन्फेक्शन होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ओके, तो जैसे कि सर आपने अभी ये मिथ क्लियर किया, दूसरा मिथ ये है कि साइनस का जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो हेडेक कभी नहीं होता उसमें। आज की हम जिंदगी में देखें तो हमारे सिर दर्द का एक बहुत कॉमन कारण है साइनस का इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन है। तो ये बिल्कुल गलत है कि साइनस की वजह से सिर में दर्द या चेहरे पे दर्द नहीं होता। ओके,
ऑल्सो सर, जो तीसरा मोस्ट कॉमन मिथ है अराउंड साइनस वो ये है कि साइनस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। साइनस के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो बाद में जाके परेशान होते हैं और उनकी सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ती है। ओके। एंड देन खाने पीने की अगर बात करें तो कई बार ये भी बोला जाता है कि अगर आप जैसे दही हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीजें खाते हैं तो इससे साइनस हो सकता है या साइनस ट्रिगर होता है। हाँ, साइनस के बारे में सबसे बड़ी मिथ तो यही है कि दही खाने से साइनस हो जाएगा, केला खाने से साइनस हो जाएगा, चावल खाने से साइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ना मरीज की केवल ना लिस्ट बढ़ती जाती है। जब भी वो आते हैं बताते हैं कि अब तो इसको खाने से भी हो गया, अब तो इसको खाने से भी हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर खाने से किसी चीज़ से एलर्जी है तो 1 या 2 चीज़ से होगी। आपके पास ऐसी 10, 15, 20 चीज़ों की लिस्ट नहीं होगी। ये सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों को समझना चाहिए कि खाने से साइनस नहीं हो सकता। साइनस की बीमारी में आप दही भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ओके। इनसे नहीं होता है। ऑल्सो क्या केला खाने से भी साइनस हो जाता है? लोगों को ये बड़ा वही है, बताया ना मैंने कि मिथ है ये। नहीं है ऐसा। फ्रूट्स खाने से नहीं है, लोग केला से लगा लेते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो मौसमी और संतरा बाकी चीज़ें साइट्रस फ्रूट से भी लगाते रहते हैं, जबकि है नहीं। जबकि इनमें साइट्रस फ्रूट्स में इम्यूनिटी बूस्टर काफ़ी होते हैं। ये हमें यूज करने चाहिए। इनफैक्ट नॉट फॉर द साइनस पर्पज, फॉर द जनरल वेलबींग। हमें हेल्दी रहने के लिए फ्रूट्स लेने ही चाहिए। ओके, तो कोई भी जो फ्रूट्स हैं हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उससे खाते हमें साइनस हो जाएगा, चीजें ट्रिगर हो जाएंगे। हमें डेली फ्रूट्स लेने चाहिए। ओके। ये हमारी डेली के फूड में इंक्लूड होना चाहिए। फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे बहुत होते हैं। जरूरी है। ऑल्सो सर, एक और बहुत मोस्ट कॉमन ये भी है मिथ कि साइनस का जो प्राइमरी सिम्टम है वो होता है रनिंग नोज। एक्चुअल में ट्रू है? हाँ, हमारे अगर नाक के अंदर कुछ भी चीज़ जाए, चाहे हम साइनस की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, कॉमन कोल्ड बोल रहे हैं, सबसे पहला सिम्टम्स तो ये होता है कि नाक के अंदर थोड़ा सा कंजेशन होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, फिर नेजल डिस्चार्ज होता है जिसको हम राइनोरिया या वाटरी नेजल डिस्चार्ज बोलते थे। तो ये इनिशियल सिम्टम्स में है। इसके बाद में जाके फिर चेहरे पे दर्द होना और बाकी सिम्टम्स आते हैं कि पस आने लगना, बलगम आने लगना। ओके। एंड देन ग्रीन या येलो म्यूकस अगर निकलता है तो इसका मतलब है कि साइनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि शुरू में हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ या एलर्जी हुई या फिर किसी वजह से नाक के अंदर स्वेलिंग हुई, थोड़ा सा आपके स्वेलिंग की वजह से हल्का फुल्का डिस्चार्ज हुआ, लेकिन ये कुछ दिनों बाद, 4 से 5 दिन बाद जनरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोलिफरेट कर जाते हैं। अगर ये अपने आप से ठीक हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। 2-3 दिन में अगर ये हमें सर्दी जुकाम या एलर्जी के सिम्टम्स या हम नाक की किसी भी कंडीशन को बोले 2-3 दिन में आराम नहीं होगा तो हमें मेडिसिन की हेल्प ले लेनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, पीली हरी बलगम आने लगेगी। सर, आपने ट्रीटमेंट की बात की तो ट्रीटमेंट के अराउंड एक और मिथ है कि अगर साइनस का इन्फेक्शन ठीक करना है तो उसके लिए हमेशा जो है वो एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। ये ट्रू है? नहीं, साइनस इन्फेक्शन में हमेशा नहीं होती है। ओके। साइनस इन्फेक्शन में जब एक्यूट स्टेज होती है, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि पीली हरी बलगम है, तो कुछ समय के लिए हम एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को कम कर लेंगे। एक बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होता है तो फिर साइनस के वेंटिलेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। साइनस के अंदर जो बीमारी है जो कि हमें सीटी स्कैन या एक्सरे में डिटेक्ट होती है, उसके बाद नेजल स्प्रे वगैरह होते हैं जिससे हम साइनस के इन्फ्लेमेशन को, जो साइनस के डिस्चार्जेस हैं उनको हम कंट्रोल में रखते हैं। एक बार वो कंट्रोल में अच्छे से आ जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक हम हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दवाइयाँ चालू करी तो हम सारी ज़िंदगी ही खाते रहेंगे। इट्स एपिसोडिक। ओके। क्योंकि सर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट के अराउंड एक और मिथ है कि साइनस की जो सर्जरी कराई जाती है साइनस के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव होती है। एक्चुअल में ट्रू है? नहीं, साइनस की सर्जरी बहुत ही सिंपल है। ओके। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेजिव नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सिंपल हमारे पास एंडोस्कोप होता है। आज की डेट में हमारे पास नेविगेशन सिस्टम होता है। नेविगेशन सिस्टम से हम शरीर के किस पार्ट में हैं या साइनस के या हम फेस के किस पार्ट में प्रिसाइजली लोकलाइज कर पाते हैं। हमारे पास कोबलेटर मशीन है, हमारे पास माइक्रो डिब्राइडर है। तो बहुत सारे ऐसे पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम बड़ी प्रिसाइजली साइनस सर्जरी कर सकते हैं। ओके। तो वो इन्वेजिव नहीं है। मतलब वो इजीली हो जाती है? ईजिली हो जाती है। हाँ। ईजिली हो जाती है इन ट्रेंड हैंड्स। ओके। ऑल्सो सर, एक चीज़ जो लास्ट मिथ ये है कि जो साइनस का इन्फेक्शन है और कॉमन कोल्ड है उनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। एक्चुअल में ट्रू है? हाँ, नाक के अंदर कोई भी चीज़ हो, इवन दो नाक के अंदर बच्चे आपके कुछ सब कुछ करो, क्रेयॉन डाल लिया, बहुत कॉमन है। तो उसके सिम्टम्स भी मिमिक करेंगे। नाक की बीमारी है तो सिम्टम्स मिमिक करने ही है। ओके। तो हम आइडेंटिफाई सिंपली नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाके ही पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या?
यही प्रॉब्लम होती है कि लोग ना वो सिम्टम्स को देख के ना सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, हम अंदर झांक के देखते ही नहीं है कि है क्या एक्चुअल में। तो विदाउट डायग्नोसिस कॉमन मेडिसिन जो होती हैं उन्हीं को इंजुडिशियसली यूज करते रहते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। बाद में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और जो आपकी बीमारी है अगर वो इजीली सॉल्व हो जाती है वो और आप टाइम लगा दोगे ट्रीटमेंट में आगे जाके। हाँ, अगर आपकी सिंपल आप जैसे हेल्दी हैं और आपका इन्फेक्शन 2-3 वीक से ज़्यादा चल गया, दैट मीन्स कि वो साइनस के अंदर घर कर गया है। अब फिर आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि आगे ये क्रॉनिक भी रहे। तो सर ये थे साइनस के अराउंड जो भी कॉमन मिथ्स हैं हमने वो डिस्कस किए। अब हम थोड़ा साइनस को समझते हैं कि एक्चुअल में साइनस होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जैसे चेहरा है, जो बोन है, ये बोन्स ना सॉलिड बोन्स नहीं है, ये हॉलो बोन्स है। तो हमारी जो नोज है जो हमें सामने से दिख रही है, इसके अंदर 4 तरीके के साइनसेस होते हैं। जैसे चीक है तो ये चीक पे दोनों तरफ मैक्सिलरी साइनस होंगे। फोरहेड है, यहाँ पे हमारे फ्रंटल साइनस होंगे, दोनों आइज के बीच में हैं, यहाँ पे एथमॉइड साइनस होंगे। और इसके पीछे जो हमारा तालू होता है उसके ऊपर हमारे जो स्कल बेस है उसके सेंटर में स्फेनॉइड साइनस होते हैं। तो ये हॉलो बोन्स होती हैं जिनकी छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं। ये ओपनिंग नेजल कैविटी में खुलती हैं। इन्हीं स्पेसेस को हम साइनसेस बोलते हैं। साइनसेस सभी के अंदर होते हैं। और साइनस के अंदर जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या बीमारी होती है तो उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो अगर कुछ इन्फ्लेमेशन या कुछ दिक्कत होती है तब उसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। तो जो प्रॉब्लम का नाम है वो है साइनसाइटिस। यस, बीमारी का नाम है साइनोसाइटिस। और जिसको लोग कॉमनली साइनस बोलते हैं। हाँ, वही बोलते हैं ना कि आपको साइनस है क्या। तो समझ में तो मेरे को आ रहा होता है कि ये साइनस की बीमारी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअल तो साइनस सबका है। साइनस मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है साइनस तो। सर अभी हमने ना कॉमन कोल्ड की भी बात की थी। आपने बताया था कि अगर आपका नेजल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके सिम्टम्स कहीं ना कहीं कोलॉइड करते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें और साइनसाइटिस की बात करें तो कहीं कुछ ऐसे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है कि अगर आपको पर्टिकुलरली ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो साइनसाइटिस है, और अगर कुछ अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो कॉमन कोल्ड है। कैसे अलग है, थोड़ा अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो तो? बड़ा सिंपल है। कॉमन कोल्ड जैसे सब लोग जानते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि मौसम चेंज हुआ और हमें नाक में आ गए। तो जैसे आप कल तक हेल्दी थे, आज आपकी नाक में ब्लॉकेज हो रहा है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, थोड़ा बहुत फीवरिश लग रहा है, बॉडी एक वीकनेस लग रही है, फीवर आ गया है, दैट मीन्स कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया है। कॉमन कोल्ड जनरली 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वही मैंने बोला कि पहले भी कि अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहे, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। होम रेमेडीज शुरू के 2 दिन बहुत अच्छे हैं कि जब आपको डाउट है कि आपको कोल्ड हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा स्टीम ले लें, थोड़ा सा वार्म सलाइन गार्गल्स भी कर सकते हैं, गर्म चीज़ों को यूज कर लें, फ्रिज की चीज़ें अभी कुछ दिन यूज ना करें, इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। यदि इन चीज़ों से और जो हमारी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जैसे सिट्रिजिन वाली टैबलेट्स आती हैं जो हमारी नोज को थोड़ा सा ओपन रखती हैं, एक मोस्ट कॉमनली ड्रग जो अट्रोविन नेजल ड्रॉप बोलते हैं, इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती है कि आप शुरू के 2-3-4 दिन वो भी डाल सकते हैं, 2-2 बूंद 3 बार 4-5 दिन के लिए। अगर इससे ठीक नहीं हो रही है दैट मीन्स कि ये कॉमन कोल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, कॉमन कोल्ड कॉम्प्लिकेट कर रहा है, अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए। वही मैंने पहले भी बोला कि अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा ये चलेगा तो फिर साइनस के अंदर पक्का है कि घर कर जाएगा। घर कर जाएगा तो फिर आपकी ये बीमारी लंबे चलने वाली है और आपको परेशान ज़्यादा करने वाली है। तो ये डिफरेंस होता है कि कॉमन कोल्ड तो हमें मालूम चल रहा है कि हमने कैच कर लिया है बाहर से कहीं से, लेकिन इसको 2-3 दिन में क्या क्योर कर लें। जब भी हम कॉमन कोल्ड कैच करते हैं तो फिर घर में हम लेके आए हैं तो घर में बाकी लोगों को भी हो सकता है, तो इससे हो सकता है। लेकिन जो आपने पहले पूछा ना साइनस का, वो नहीं होता। अगर आपका इन्फेक्शन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चल गया है फिर आप घर में दूसरों को स्प्रेड जनरली नहीं करोगे। तो मतलब साइनस का जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता तो नहीं है, लेकिन अगर कॉमन कोल्ड के आपको सिम्टम्स है वो आपकी फैमिली में स्प्रेड हो सकता है। बिल्कुल सही। ऑल्सो सर हमने ना पहले अभी तो हमने कॉमन कोल्ड और साइनसाइटिस के डिफरेंस का बात किया कि क्या क्या उनके सिम्टम्स में डिफरेंस होता है। अब थोड़ा एलर्जी पे बात करते हैं कि साइनसाइटिस और एलर्जी में भी कुछ फ़र्क होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोगों को धूल से छींकें आने लग जाती है और वो कंटिन्यू वो चीज़ चलती रहती है, और कुछ लोगों को साइनस की वजह से भी आ सकती हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जनरली जो साइनस की प्रॉब्लम हम समझते हैं वो एलर्जी की वजह से ही होती है। इन्फेक्शन का रोल थोड़ा सा कम होता है। जनरली में इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादा होता है और एलर्जी एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। सिम्टम्स तो मैंने जैसे बताया कि सेम ही होती है, तो एलर्जी को हमें ट्रीट करना रहता है इसके लिए। वही की पॉइंट है
एलर्जी के हिसाब से साइनस के इन्फेक्शन या साइनस की डिसीज कई तरीके की हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन है, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा समझ के बाहर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एलर्जी इम्पोर्टेंट फैक्टर है साइनस की डिसीज में। कहीं ना कहीं कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे यस, से। दोनों कनेक्टेड है। सर हमने सिम्टम्स तो डिस्कस किए थे, आपने कॉमन कोल्ड के टाइम पे बताया कि क्या साइनस के सिम्टम्स होते हैं। थोड़ा ये बताइए कि साइनस का जब प्रॉब्लम होता है तो पेन एक्चुअल में होता कहाँ है, पेन का जो पॉइंट है वो क्या है? जैसे मैंने बताया कि 4 तरीके के साइनस है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा साइनस ब्लॉक है। कई बार हमें केवल चीक हैवीनेस या चीक पेन हो रही होती है, फोर हेड पेन, फ्रंटल हेडेक जिसको हम बोलते हैं बड़ा कॉमन है, आई के ऊपर पेन हो जाना, दोनों तरफ यहाँ पे पैराइटल रीजन में, टेम्पोरल रीजन में, ऑक्सीपिटल रीजन में। हाँ, पहले तो प्रेशर फील होता है, फिर हैवीनेस फील होती है और फिर पेन भी हो सकता है। बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं होता है, हल्का दर्द होता है, लेकिन हाँ दर्द इतना होगा कि आपको पढ़ाई नहीं करने देगा, आपको अपना काम नहीं करने देगा, वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, कोई ना कोई पेन किलर लेनी पड़ जाएगी। साइनस की वजह से सर कानों में भी प्रेशर जैसा फील होता है या दर्द होता है कानों में? हाँ, कानों में दर्द होता है, कानों में प्रेशर फील होता है। एक्चुअली जो हमारे नाक के पीछे वाला पार्ट है जिसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वहाँ से एक ट्यूब जाती है कानों तक। ये वेंटिलेशन ट्यूब है जिसको हम यूस्टिकियन ट्यूब बोलते हैं। जब भी हम कुछ सॉलो करते हैं 2 माइक्रोलीटर एयर कानों में जाती है, तो कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा होती है। अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो रही है किसी वजह से तो फिर कानों में हमें प्रेशर फील होगा। ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होगा तो हमें थोड़ा सा नॉइजेज भी हो सकती हैं, पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, बहरापन भी हो सकता है उसकी वजह से? सुनाई देना भी कम होता है। परमानेंट बहरापन बहुत आगे जाके सिक्वली होंगे जब उसके तब होगा। टेम्परेरी हियरिंग लॉस होता है, जैसे कि आपने एरोप्लेन वगैरह में या हिल्स पे फील किया है, और जैसे ही वेंटिलेशन होता है, हवा जाती है, कान खुल जाते हैं, हम ठीक सुनने लगते हैं, तो ये टेम्परेरी है। ओके सर, आपने अभी एरोप्लेन की बात की, तो जिन लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, अगर वो फ्लाई करते हैं या फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उनको कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है? हाँ, नॉर्मली सभी के कान खुलते हैं, बंद होते हैं, थोड़ा सा हवा जाने लगती है तो खुल जाते हैं। लेकिन जिनको नाक की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, कॉमन कोल्ड है, तो उनके ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। लंबे टाइम तक कान में दर्द या सुनाई देने में कमी, या कान के अंदर पानी इकट्ठा जाना, या फ्लूइड की फीलिंग होना, ये कई दिन तक और कई हफ्ते तक चलती है। साइनस के इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम होती है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रीट कराते हैं, कई बार इसी तरीके से मालूम चलती है। लेकिन जब कॉमन कोल्ड हो तो उस समय एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कान तक जाएगा तो कान के अंदर पस बनेगी। तो मतलब आपका ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ईयर और आपकी जो साइनस का प्रॉब्लम, वो सारा कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं। यस, ये हमारी जो नाक है, कान है, गला है, तीनों की म्यूकोसल लाइनिंग कंटिन्यूटी में है, तो एक जगह का इन्फेक्शन दूसरी जगह चला जा सकता है। और डॉक्टर, साइनसाइटिस की वजह से फीवर जैसा भी फील होता है बॉडी में? यस, साइनोसाइटिस में अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो फीवर फीलिंग होगा। जैसे मैंने बताया ना कि बीच में जब हमें लगे कि पीली हरी बलगम आ रही है, दैट मीन्स कि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दूसरे इन्फेक्शन भी होंगे, फंगल इन्फेक्शन, तो भी फीवर आ सकता है। फीवर आ सकता है, कॉमन नहीं है लेकिन फीवर आ सकता है। जिनकी बॉडी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जिनका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे कि हमारे क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, HIV हो गया, या फिर हमारे हेपेटाइटिस या दूसरे इन्फेक्शन है, तो इनमें फीवर कॉमनली आ सकता है और ये हमें सीरियसली लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको तुरंत अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो सही टाइम पर डायग्नोस हो जाए और आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करने पड़े। यस, अगर साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन में फीवर आ रहा है, दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हाई हैं, हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके। और डॉक्टर, आपने पहले बताया था कि साइनसाइटिस की वजह से नोज ब्लॉक हो जाती है, तो जो ब्लॉकेज है वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होता है या परमानेंट होता है? कॉमन कोल्ड में तो टेम्परेरी होता है। अब जैसे जैसे साइनस की प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं ना, तो कई बार साइनस में एक तो पॉलिप बनना है कि नाक के अंदर मस्से बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो वो तो हमारी परमानेंट ब्लॉक कराते जाते हैं। दूसरा है जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिनको हम टर्मिनेट बोलते हैं, टर्मिनेट्स भी धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, तो भी वो एक तरीके से परमानेंट नेजल ब्लॉकेज की तरफ ले जाते हैं। ओके। अगर नेजल ब्लॉकेज होता है तो उनको ब्रीदिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं आगे जाकर? हाँ, नेजल ब्लॉकेज की वजह से सबसे कॉमन तो ये है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो पेशेंट है उनको क्या स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है? ऐसे में आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है, आप खुद से नहीं ले सकते।
कॉमन कोल्ड है तो आप होम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे टाइम से आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो फिर होम रेमेडीज काम करने वाली है नहीं। आप अपनी कुछ भी करोगे, आप अपनी बीमारी को बढ़ाओगे ही। साइनसाइटिस की वजह से डॉक्टर बैलेंस में भी कुछ इशू आता है, बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है? हाँ, नाक और कान जुड़े हुए हैं। बेसिकली जो हमारा कान है 2 पार्ट करता है, एक तो हियरिंग का और एक बैलेंस का। बैलेंस वाले को पार्ट को हम वेस्टिबुलर ऑर्गन कहते हैं, वहाँ पे हमारे होता है बैलेंस का। अगर साइनस का इन्फेक्शन कान तक जा रहा है तो बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम साइनसाइटिस की बात करें तो पेन आपने बताया था, हेड पर भी पेन होता है, हेडेक भी होता है, और माइग्रेन की वजह से भी हेडेक होता है। तो क्या इनके हेडेक्स अलग अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? जनरली माइग्रेन का जैसे दोनों एपिसोडिक डिसीज है, लेकिन जो साइनस का इन्फेक्शन या साइनस की प्रॉब्लम है वो कई महीने तक रहती है, कई हफ्ते तक रहती है। माइग्रेन का कुछ घंटों में ठीक हो जाता है, 4-5 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। एपिसोडिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। माइग्रेन में कई बार हमें पहले मालूम चल जाता है कि आंखों के सामने कुछ चमकता हुआ आ रहा है या कानों में कुछ आवाज़ सी आ रही है। माइग्रेन का एक ऑरा होता है, ऑरा से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा हेडेक स्टार्ट होने वाला है। वो 2-3-4 घंटे रहेगा, बहुत सीवियर रहेगा कि आपको अपना सिर पकड़ के रहना पड़ेगा। साइनस का थोड़ा सा दर्द कम होता है। माइग्रेन का थोड़ा ज़्यादा हैवी पेन होता है। यस। ओके। तो डॉक्टर, जब आपने बताया कि साइनसाइटिस का जो पेन होता है वो कई हफ्तों तक चलता है, एक होता है एक्यूट साइनस और एक होता है क्रॉनिक, तो इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे एक दूसरे से अलग है और इनके लिए ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग अलग होता है? डेफिनेटली दोनों बीमारी अलग है तो ट्रीटमेंट अप्रोच अलग हो जाएगा। नॉर्मली ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा इन्फेक्शन 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो हम एक्यूट, 7 से 10 दिन में हो गया तो एक्यूट, 10 दिन से 3 हफ्ते तक चला तो सब एक्यूट, और उससे 3 हफ्ते से ज़्यादा चला तो फिर उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहने लगते हैं। एक्यूट स्टेज में तो सिंपली हम जैसे करें कि सपोर्टिव मेजर्स ले ली, या फिर नहीं ही ज़रूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक्स ले ली, एंटी एलर्जिक ले ली, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिए, उसी से ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक स्टेज में हमें कई बार फिर नेजल स्प्रेज पे भी जाना पड़ता है, लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ओके। ऑल्सो अगर डॉक्टर हम सीजन्स की बात करें, बारिश के सीजन में साइनसाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? मैंने बताया ना कि साइनस की प्रॉब्लम एलर्जी मेन फैक्टर है। तो किसी की एलर्जीज मार्च अप्रैल में ज़्यादा होती है, किसी की अप्रैल जुलाई अगस्त में ज़्यादा होती है। ये वेजिटेशंस पे डिपेंड करता है, ये एयर पे डिपेंड करता है कि एयर में इस समय कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जनरली हम बोलते देते हैं कि जैसी डस्ट आई और हमें स्नीजिंग स्टार्ट होगी, लेकिन हवा में डस्ट के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एलर्जी एक्चुअल में कराते हैं। मतलब सबके ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। और अगर जैसे आपने बताया ना, सीजनल किसी को साइनसाइटिस होता है, ट्रिगर्स हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? जनरली में ऐसे में तो हम आप सपोज करो कि आपके अगस्त में सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हम जुलाई के मिड जुलाई से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे कि वो पीरियड आपका पूरा सिम्टम फ्री निकल जाए। ओके। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए उनको, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में अगर वो रखते हैं तो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम उनको ट्रिगर उतनी ज़्यादा नहीं होगी? जनरली से एयर इंड्यूस्ड हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ट्रीटमेंट लेने के अलावा कई लोग मास्क लगाते हैं, कई लोग एयर प्यूरीफायर भी लगाते हैं। करना चाहिए, कुछ हद तक बचाव होता है लेकिन पूरी तरह नहीं। सर, आपने बताया एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग ना ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं साइनसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए? नॉर्मल पर्सन्स में ह्यूमिडिफायर काम नहीं, ज़रूरत होती नहीं। एक्चुअली काम तो करते हैं, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, जिनको चेस्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्दियों के दिनों में ना हम वार्मर चला रहे होते हैं अपने घर में, हवा एकदम ड्राई होती जाती है, ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, तो उनके लंग्स भी ड्राई होते हैं, उनके सिक्रीशंस क्लियर नहीं हो पाते। तो ऐसे में ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत होती है सिक्रीशंस को क्लियर करने के लिए। तो ह्यूमिडिफायर हेल्पफुल हैं कुछ एक मरीजों में, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। ओके डॉक्टर, अभी जैसे आपने ह्यूमिडिफायर का एक्सप्लेन किया कि हाँ, कुछ कुछ जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़रूरी होता है ताकि आपका वो ड्राइनेस ना रहे और आपकी जो ब्रीदिंग है वो उसमें कोई हिंडर ना आए। बहुत से लोग ना एसी का इस्तेमाल करते हैं, अभी गर्मियाँ भी आ गई तो एसी का इस्तेमाल होगा। तो जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको एसी के अगर वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको कुछ रिस्क फैक्टर्स क्रिएट हो सकते हैं आगे जाकर? सभी की सेंसिटिविटी अलग अलग है। कई बार हम जैसे एसी के वाले रूम में है, लंबे समय तक एसी में है, तो हो सकता है थोड़ा सा नेजल कंजेशन होने लगे, डायरेक्ट आपका एयर ब्लो आपकी नोज़ के ऊपर आ रही है तो कंजेशन हो सकता है। कंजेशन के बाद जो मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो हो सकती हैं, तो ट्रिगर कर सकता है साइनस इन्फेक्शन। दूसरा फैक्टर है कि आप एसी में, फिर बाहर निकल गए गर्मी में, फिर आपको आना पड़ा, ये आपकी मजबूरी है, आपकी काम की वजह से। तो ऐसे में वेसोमोटर राइनाइटिस होती है कई बार कि सर्दी गर्मी की वजह से आपकी बार बार नाक में सिक्रीशंस और प्रॉब्लम होती हैं, ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। ओके
अभी तो हमने सर सारे रिस्क फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए साइनस के। अब हम थोड़ा बात करते हैं डायग्नोसिस पार्ट पे कि एक्चुअल में साइनसाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान दिया जाता है। बेसिकली तो जब हम पेशेंट आता है तो उसकी जो डिटेल्ड हिस्ट्री होती है, जो पेशेंट हमें सारी चीज़ें बता रहा होता है, अपना सीक्वेंस बता रहे होते हैं लंबे टाइम से, उन्हीं से ही काफ़ी कुछ हिंट मिल जाती है कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम है। दूसरा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो नाक के अंदर देखते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो साइनसेस की ओपनिंग होती है, उन ओपनिंग के आसपास की जो स्किन है, जो हमारी म्यूकोसा है, वहाँ पे देख के हमें मालूम चल जाता है। इसके बाद जनरली साइनस हमें डायरेक्टली देखने पे दिखते नहीं हैं, वो हमें रेडियोलॉजी में ही मालूम चलेंगे। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होती है, एक्सरे में हम देख पाते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो हमें ज़रूरत होती है वो सीटी स्कैन है। कुछ हद तक एमआरआई बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारे जो स्कैन्स है या फिर जो टेस्ट है वो कराए जाते हैं साइनस को डायग्नोस करने के लिए। ऑल्सो डॉक्टर, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनका अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्या उनको भी साइनस होने का ज़्यादा रिस्क रहता है? हाँ, स्मोकिंग का डायरेक्टली इफेक्ट है। जो स्मोक्स में फ्यूम्स हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी म्यूकोसिलरी क्लियरेंस या साइनस के जो हम क्लियर करने की मैकेनिज्म है। साइनस जैसे कि हमें मालूम है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सिक्रीशंस बन नहीं है, वो सिक्रीशंस नोज में, फिर माउथ में और फिर आगे प्रोग्रेस होना है। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का हिंड्रेंस होता है, स्टेगनेशन होता है। स्टेगनेशन की वजह से बाकी सारी फिर से डिसीज स्टार्ट हो जाती है। तो स्मोक डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अल्कोहल कंज्यूम करने से भी वेसोडाइलेशन होती है, नाक बंद होती है, प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है साइनस की जिनके अंदर है। ओके, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी साइनस ट्रिगर होता है? सेम, डिहाइड्रेशन से आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपकी जो क्लियरेंस है वो डाउन होगी, तो इन्फेक्शन बढ़ेंगी, नॉट ओनली साइनस, बाकी शरीर के भी। साइनस के अगर हम कॉजेस की बात करें, कॉजेस तो हमने बहुत सारे डिस्कस किए। एक, क्या ये हेरिडेटरी भी होता है? अगर फैमिली में किसी को है तो ये होता है कि चांस कि बच्चे को भी हो साइनस का प्रॉब्लम? साइनस इज एलर्जी। एलर्जी हेरिडिटरी होती है, किसी को स्किन एलर्जी होगी, किसी को ईयर के साथ एलर्जी होगी, किसी को साथ फूड के साथ एलर्जी होगी, तो हेरिडिटरी होती है। ओके, और फूड एलर्जीज को सर कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि कई बार ये एक चीज़ होती है कि लोगों को समझ नहीं आता कि मुझे किस खाने से एलर्जी है, तो फूड एलर्जीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? जनरली तो बचपन में ही मालूम चल जाता है। अच्छा। इवन दो कई लोगों को, कई बच्चों को ऐसा होता है कि जब भी मिल्क देते हैं इनको डायरिया होने लगता है या पेट में दर्द होने लगता है, तो बचपन में ही डायग्नोसिस हो जाती है कई चीज़ों के, तो जिसको हम बोल देते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस या दूसरे हैं, तो फूड एलर्जी जल्दी डायग्नोस हो जाती हैं। ओके, और जो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको स्टीम वगैरह अगर वो लेते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होता है? कॉमन कोल्ड में स्टीम हेल्पफुल है 3 से 4 दिन शुरू में। साइनोसाइटिस के पेशेंट को हम जनरली मना करते हैं कि स्टीम ना लें। ओके, और अगर हम इसेंशियल ऑयल्स की बात करें, कई बार ऐसा भी होता है जो लोग होते हैं वो इसेंशियल ऑयल्स को डालते हैं, उनकी ड्रॉप्स डालते हैं वाटर में और उनको वो उनकी भाप लेते हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहता है? ऑयल डालने से थोड़ा सा लुब्रिकेशन तो होता है नोज का, थोड़ा सा जो आपकी सरफेस है उसके बीच में एक लेयर तो बनती है कि डायरेक्टली बाहर की चीज़ें जाके इंटरेक्ट ना करे, तो काफ़ी लोगों के लिए है, पेशेंट्स काफ़ी बताते हैं कि काफ़ी हेल्प मिलती है। स्टीम से तो नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पानी में डाल के एसेंशियल ऑयल्स को कुछ उनको मिल रहा हो, आई कांट से, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, ऑल्सो लोग ना जो सेंटेड कैंडल्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी करते हैं, तो जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं अगर वो सेंटेड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कुछ हार्म हो सकता है उससे? नहीं, हार्म तो कुछ नहीं है, तो मतलब वो नॉर्मल है, कर सकते हैं परफ्यूम तो सभी लोग यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार ट्रिगर भी होता है ना, छींकें आती हैं। अगर उनको ट्रिगर नहीं कर रहा तो करें, तो करें। अब उनको अपने ट्रिगर्स पहचानने की जरूरत है कि क्या चीज उनको ज्यादा ट्रिगर हो रही है। ट्रू। और पेंट की स्मेल और ये सारी चीजों से भी ट्रिगर होता है उनको? सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग है, अगर ट्रिगर कर रहा है तो फिर हमें दूर रहना चाहिए। डॉक्टर, अगर हम साइनसाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें, कैसे ट्रीट किया जाता है साइनसाइटिस को? जनरली तो मेडिसिन और नेजल स्प्रे है, टैबलेट्स हैं, कुछ हद तक इम्यूनोथेरेपी भी काफ़ी हेल्पफुल है, कभी कभी हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। मेनली ये मेडिकल डिसीज है जिसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती हैं। एपिसोडिक्स हैं, कुछ मंथ्स हम देते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं कि एवरी 6 मंथ्स एटलीस्ट देख सके कि नाक के अंदर क्या चल रहा है। कई बार सिम्टम्स आने के पहले हमें डिसीज दिखनी चालू हो जाती है। एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है या अंदर का स्टेटस होता है कि उस लेवल से ज़्यादा यदि कलेक्शन हो रहा है तो फिर एकदम से सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। ओके, अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें, अभी तो सर आपने ट्रीटमेंट बताया कि इसके लिए ट्रीटमेंट मेडिकेशंस की ही ज़रूरत पड़ती है और कई बार इसको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है साइनस के लिए,
तो जो एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे प्राणायाम हो गया और बाकी जो एक्सरसाइजेज है, क्या साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती हैं ये? नहीं, इनफैक्ट जब हमें साइनस की डिसीज़ है उस समय हमें ये सब नहीं करना चाहिए। योगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। आप बिल्कुल योगा करें, रोज़ करें, सारी ज़िंदगी करें, आप स्वस्थ रहेंगे। इन केस आप बीमार हो गए तो उस समय कुछ दिन के लिए रुक जाइए। अब आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप दोबारा से कर लें। अगर आपको कॉमन कोल्ड है और उस समय आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो सिंपली आप एयर प्रेशर को, इन्फेक्शन को एयर प्रेशर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। कई लोग ये करते हैं कि जोर से नाक साफ करते हैं, नाक में इन्फेक्शन है या अनुलोम विलोम कर लिया, फिर अगले दिन आते हैं कि जी कान में दर्द हो रहा, वो कान तक चला गया। तो ये ठीक नहीं है। और ये इन्फेक्शन बॉडी के अदर पार्ट्स तक भी फैल सकता है? जनरली साइनस के इन्फेक्शन लंग्स में ज़्यादा जाते हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं जाते। डिपेंड करता है अगेन कि बॉडी की इम्यूनिटी स्टेटस क्या है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर कहीं भी जा सकता है। साइनस के इन्फेक्शन कॉमनली ब्रेन में भी चले जाते हैं। ये थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन ब्रेन इन्फेक्शंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज साइनस इन्फेक्शन है। डॉक्टर, अगर हम साइनसाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने ट्रीटमेंट तो एक्चुअली डिस्कस किया है, तो होम रेमेडीज भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आती हैं। कई लोग हल्दी का और हनी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअल में हल्दी और हनी का कुछ रोल होता है साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में? हाँ, जैसे मैंने बोला शुरू में, हम यूज कर सकते हैं होम रेमेडीज, दोनों इम्यूनो बूस्टर हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग दूध में हल्दी डाल के यूज करते हैं, हनी को डायरेक्टली भी चम्मच में लेके यूज करते हैं। हनी में कई सारी चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन हाँ, इन जनरल देखें तो केवल हनी और केवल हल्दी दोनों इम्यूनो बूस्टर होते हैं, यूज कर सकते हैं। जिनको फ़ायदा करता है। नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। लंबे समय तक केवल इन्हीं पे स्टिक करके कि आपके विश्वास है कि आप इसी से ठीक हो जाएंगे, कई बार ये कॉम्प्लिकेट कर देता है। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, जब मैं साइनसाइटिस के कुछ होम रेमेडीज या ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ रही थी तो एक टेक्निक थी नेटी पॉट। तो ये क्या होती है? क्या एक्चुअल में साइनसाइटिस के जो इन्फेक्शन है उसको कम करने में या उसके लिए बेनिफिशियल होती है? हाँ, नीति पॉट, जल नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम अपने पेशेंट्स को ये सिखाते भी हैं कि किस तरीके से आपको नाक की सफाई करना है। जैसे साइनस पहले भी बोला कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, एलर्जी की वजह से एलर्जेंस बनते हैं, दैट इज इन द नेजल सिक्रीशंस। हम सुबह या शाम नाक को वॉश कर लेते हैं जल नीति से या नीति पॉट से, तो वो एलर्जेंस निकल जाते हैं, सिक्रीशंस वहाँ से निकल जाते हैं, वो वहाँ पे कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन नहीं कराते हैं, तो आपका दिन अच्छा निकल जाता है। तो जल नीति एक अच्छी चीज़ है एलर्जी में और साइनस के इन्फेक्शंस में। और कितनी बार करना चाहिए दिन में? डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, कई बार 2 बार, कई बार 1 बार। एक बार भी इफेक्टिव है। पानी का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर चलेगा? नॉर्मल टेम्परेचर आपके रूम का। एक्सट्रीम कोल्ड में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर इन इंडिया। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल होता है? एक्चुअल में इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव होती है? हाँ, ये काफ़ी इफेक्टिव होती है इम्यूनोथेरेपी। जैसे एलर्जी रिस्पॉन्स है तो इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इम्यूनोथेरेपी इसमें होती है। जो कैसे की जाती है इम्यूनोथेरेपीज? कई बार सबलिंगुअल भी देते हैं, कई बार इंजेक्शंस भी देते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। ऑल्सो सर, आप जब सर्जरीज की बात कर रहे थे और हम जब ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे थे तो एक टर्म होता है बलून एंजियोप्लास्टी, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि कैसे साइनसाइटिस के लिए ये हेल्पफुल है या एक्चुअल में टेक्निक है, क्या होता है इसमें? बेसिकली ये बलून साइनोप्लास्टी है। कई लोगों को ना केवल चेहरे पे दर्द या फेस पे पेन होता है, बाकी वो चेकअप करा चुके होते हैं, उसमें कुछ डिटेक्ट हो नहीं रहा होता है। जब हमारे पास ईएनटी के पास रेफर होके आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन से, हम सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि एक पर्टिकुलर साइनस है जिसका ऑस्टियम ब्लॉक हो रहा है, उसके ब्लॉकेज की वजह से, नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो हमारा पेन हो रहा होता है। इसके लिए सिंपल टेक्निक है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, जैसे आपने बताया कि हम हार्ट में बॉल्व डाल के उसको ओपन कर देते हैं ब्लॉकेज को। सिंपल साइनस के जो ऑस्टियम है वहाँ पर हमने बलून डालना है, इन्फ्लेम कर देना है, और उसके इन्फ्लेशन के साथ ही वो साइनस का ड्रेनेज पाथवे फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है और हेडेक खत्म हो जाता है। तो एक तरीके से नॉन इन्वेजिव सर्जरी हो गई, ब्लडलेस सर्जरी हो गई। सर्जरी ना भी बोले, ये सिंपल प्रोसीजर है, कई जगह ये ओपीडी बेसिस पे भी हो जाता है।
सो ये जो सर्जरी आपने बताई, एक बार अगर हो गई तो साइनस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है या फिर उसको दोबारा करने की भी जरूरत पड़ सकती है आगे? जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मोस्टली जनरली केसेस ज़रूरत में। नहीं पड़ती है अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सर्जरी करी इसलिए गई है क्योंकि केवल एक ही सिम्टम्स था, हेडेक्स था। अगर आपकी एलर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नेजल ब्लॉकेज है, तो उसके लिए फिर अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट है, बीच बीच में ट्रीटमेंट लेना रहेगा। आपने सर्जरी करा ली, साइनस का आपका जो पाथवे है वो बन गया, तो हेडेक वाला पार्ट तो चला गया। अब रहा कि जो आपकी नॉर्मल स्किन है, जो सिक्रीशन ज़्यादा बना रही है, तो कम से कम वहाँ सर्जरी के बाद स्टेग्नेशन नहीं होगा, तो वो डिसीज आगे प्रोलिफरेट नहीं होगी। कंट्रोल करने के लिए हाँ मेडिसिन की ज़रूरत होती है ऐसे में। और जो मेडिकेशंस होती है वो कितने टाइम तक चलती है फिर? जनरली 3 to 6 मंथ्स में हम बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है? कुछ टाइम के लिए। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, कई जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसीज भी देखी जाती है कि खाना में जब छौंक लगता है तो उनको साइनस बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो पेशेंट्स हैं उनको क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है? वो तो है कि जैसे डस्ट से हो गया, किसी ने झाड़ू लगी, डस्ट हाँ। हो गया, कोई घर से बाहर निकला या कुछ एक्सपोजर हो गया, उसी तरीके से हो गया कि खाना बना, छौंक लगा, वो उसने जाके इरिटेशन कर दिया। ट्रीटमेंट लगभग सभी का एक ही जैसा है। ओके, तो ट्रीटमेंट सेम ही है, अप्रोच सेम ही रहेगी? अप्रोच सेम ही रहेगी। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, हमने सर्जरीज के बारे में बात की थी। जो साइनसाइटिस की सर्जरीज कराई जाती हैं उनके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं पेशेंट में? साइड इफेक्ट्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड हैंड्स में हैं, पहले से वर्कअप किया गया है, एवेल्यूएशन किया गया है, प्रॉपर सीटी स्कैन किया गया है, सीटी स्कैन में आप सारे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो कॉम्प्लिकेशंस के रेट 0% के कारण हो लेस देन 0.1% रह जाते हैं। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम डाइट की बात करें, लाइफस्टाइल पे तो हमने एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया था, डाइट की अगर हम बात करें तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट है जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स को फॉलो करनी है? कुछ डूज एंड डोंट्स हैं उनके लिए? डूज एंड डोंट्स में सिंपली जो एलर्जेंस हैं जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एलर्जी की टेस्टिंग भी होती है, ब्लड टेस्टिंग भी होती है, स्किन प्रिक टेस्ट भी होते हैं, तो जितना अवॉइड कर सकते हैं एलर्जेंस को तो हम कर सकते हैं। जहाँ पे एलर्जेंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हेल्दी डाइट लेना चाहिए। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमारे इम्यूनो बूस्टर्स हैं, जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बीन्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, कैनबेरीज हो गई, सारी बेरीज हो गई, साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब हेल्पफुल होते हैं। तो एक लिमिटेड डोज में हमें यूज करना चाहिए इनको। ओके। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं को यूज करते रहे सुबह शाम तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हमें डेली अपने फूड में इनको इंक्लूड करना चाहिए। ओके। एट लास्ट, कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो साइनसाइटिस के स्पेसिफिकली पेशेंट्स हैं, उनको कुछ आप एडवाइस स्पेशली देना चाहेंगे? सिंपली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर में कुछ दिन देख सकते हैं, होम रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक नहीं हो रहे हैं तो इन जनरल डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे कुछ दिनों में तो आपने एक स्पेशलिस्ट को, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। ये कई हफ्तों तक हमें नहीं खींचना चाहिए क्योंकि एक बार डिसीज क्रोनिक होगी तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे साइनस की सर्जरी होती है, साइनस की प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन साइनस सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइनस सर्जरी से जो हम वेंटिलेशन पाथवे बना देते हैं, जो साइनसिस को ओपन करा देते हैं, तो आगे कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं कि डिसीज आगे को कॉम्प्लिकेट करेगी। तो आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी हेल्दी हो जाती है। आपको अननेसेसरली कई सालों तक इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वप्निल फॉर Welcome. सच एन इंसाइटफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, वेलकम। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।